मंच पर विराजमान स्वर्गस्थ श्री कृष्णा राय जी की धर्मपत्नी आदरणीय अलका राय जी, श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, श्री आजाद सिंह गौतम जी, श्री लक्ष्मण आचार्य जी, श्री कौशेंद्र सिंह जी, और आज मुझे विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस के साथीदार कर्नल निजामुद्दीन जी, कर्नल निजामुद्दीन जी की आयु मुझे बताया 103 साल से ज्यादा है और वे 50 किलोमीटर दूरी से कष्ट उठा करके मेरे जैसे एक व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं कर्नल निजामुद्दीन जी का अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि सुभाष बाबू ने जिन सपनों को लेकर के देश की आजादी का जंग लड़ा था, जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप जैसे लाखों लोगों ने अपनी जवानी खपा दी थी, उन सपनों को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास है। भाइयों बहनों, मैंने जनसभाएं तो बहुत देखी, लेकिन 2 मंजिला जनसभा आज ही मुझे देखने को मिली। जितने लोग मैदान में हैं, उधर दूसरी मंजिल पे है, उधर से उधर तक आपको सुनाई देता है भैया इतने दूर तक। भाई बहनों, चमड़ी चीर दे ऐसी भयंकर गर्मी में रोहानिया के मेरे भाइयों बहनों, आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं आपका तब कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आप मुझ पे जो प्रेम वर्षा कर रहे हो भाइयों बहनों, मैं इसे समाया करके विकास करके आपके चरणों में लौटा दूंगा। भाइयों बहनों, अब काशी क्षेत्र के आप सबके लिए मोदी ये सिर्फ आपके चुनाव का उम्मीदवार ऐसा नहीं है। अब मोदी आपके साथ दिल से जुड़ चुका है, आपके प्यार के बंधनों में बंध गया है और इसलिए भाइयों बहनों, आप बिना संकोच हक के साथ मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे काम करवा सकते हो और मैं यहां शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में आया हूं भाई। और अभी अभी आपने एक फिल्म देखी, साबरमती को हमने कैसे बदल दिया है। हमने आपको दिखाया गंगा भी बदल सकते हैं। 125 करोड़ देशवासियों की हजारों साल की पुरानी आस्था का केंद्र गंगा है।
ये गंगा कैसे मैली हो सकती है? क्या गंगा, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, देश के 125 करोड़ की जहां आस्था जुड़ी हो, और आस्था कितनी, बिस्मिल्लाह खान ये कहे कि मैं गंगा छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता हूं, इतनी आस्था, इतनी आस्था उस गंगा के लिए। भाइयों बहनों, मेरे मन में क्या चित्र है उसका एक आंधी झलक मैंने आपको दिखाई। जी दिखाइए। भाइयों बहनों, मैंने काशी में नहाया हूं जी। शायद मेरा कोई न कोई आपसे पुराना नाता है जिसने मुझे फिर से आपसे जोड़ा है। यहां मैं एक ही बात लेकर के आया हूं, और वो बात है विकास। मुझे विकास के सिवाय मेरा कोई एजेंडा नहीं है भाई। और मुझे विकास क्यों करना है, मुझे विकास क्यों करना है, इसका कारण है भाइयों बहनों, आप भारत माता का चित्र देखिए, हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, आप देखेंगे कि एक तरफ भारत माँ का पश्चिमी छोर है, दूसरी तरफ भारत माँ का पूर्वी छोर है। पश्चिमी इलाके में केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, सारा इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लेकिन पूर्व की तरफ देखिए, ये मेरा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है। और जरा देखिए, ये अपनी भारत मां की तरफ देखिए, पश्चिम की तरफ तो कोई न कोई आर्थिक गतिविधि दिखाई दे रही है, कुछ न कुछ तो विकास नजर आ रहा है। मेरे भारत मां की एक भुजा तो मजबूत दिखती है, लेकिन मेरे भारत मां की ये पूर्व की भुजा दुर्बल है। मेरा पूर्वांचल दुर्बल है, मेरा काशी क्षेत्र दुर्बल है, मेरा बिहार दुर्बल है, मेरा पश्चिम बंगाल दुर्बल है, मेरा आसाम दुर्बल है, मेरा नॉर्थ ईस्ट दुर्बल है, मेरा उड़ीसा दुर्बल है। आप मुझे बताइए, क्या भारत मां की एक भुजा अगर दुर्बल होगी तो कभी भारत माता मजबूत होगी क्या? भारत माता महान बनेगी क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सपना है, जैसे पश्चिमी हिंदुस्तान में कुछ न कुछ चल रहा है, उससे ज्यादा ये हमारे पूर्वी हिंदुस्तान में चलना चाहिए, यहां विकास होना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर बेंगलोर, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, गुड़गांव, ये सारे इलाके वहां की गतिविधि का केंद्र बन सकते हैं, तो मेरा काशी, मेरा रांची, मेरा पटना, मेरा कलकत्ता, मेरा भुवनेश्वर, ये सारा इलाका हिंदुस्तान की अर्थनीति को चलाने वाला ताकतवर क्यों नहीं बन सकता है? और इसलिए भाई मैं आया हूं यहां आपसे जुड़ने के लिए, मैं आया हूं आपकी समस्याओं के लिए जूझने के लिए, मैं आया हूं यहां की स्थितियों को बदलने के लिए, मुझे विकास करने के लिए, मुझे आपकी सेवा करने के लिए भाइयों बहनों आप अवसर दीजिए। मुझे यहां गाली गलौज करने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले, इनके पीछे न मुझे वक्त बर्बाद करना है और न ही मुझे अपनी जिंदगी तबाह करनी है। मुझे तो आपके लिए काम करना है। भाइयों बहनों,
आदरणीय कृष्णा जी और बहन अनुप्रिया जी, मेरा सोनेलाल जी से बड़ा परिचय रहा था क्योंकि उनका गुजरात आना जाना होता था और अमूल के तर्ज पे यहां भी कुछ काम हो, मैं बहुत बार सोनेलाल जी से बात किया करता था। आज बहन अनुप्रिया ने इस काम को उठाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं सोनेलाल जी के जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और आज भाइयों बहनों, एक बेटी के नाते अनुप्रिया को सोनेलाल जी कमी की महसूस होती होगी, लेकिन मुझे सोनेलाल जी की कमी बहुत कारणों से महसूस हो रही है। मुझे कमी इसलिए महसूस हो रही है कि मैंने एक बहुत बड़ा काम उठाया हुआ है। मैं दुनिया में सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और आज सोनेलाल होते तो मेरा सारा काम वो अपने कंधे पे उठा लेते और मेरा ये सपना पूरा सोनेलाल खुद कर देंगे। क्योंकि मैं जानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनकी जो भक्ति थी उसको मैं भली भांति जानता था भाइयों। लेकिन भाइयों बहनों, उन सपनों को हम सब ने मिल करके पूरा करना है, वो हम पूरा करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, जब भारत दुनिया में विश्व गुरु के नाम से पहचाना जाता था, भारत को दुनिया विश्व गुरु के रूप में देखती थी, उस समय बनारस को हिंदुस्तान राष्ट्र गुरु के रूप में देखता था। ये काशी क्षेत्र बनारस, उसकी पहचान राष्ट्र गुरु की थी। क्या भाइयों बहनों, ये गौरव वापस नहीं आ सकता है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस दिशा में ठोस कदम उठाए थे, लेकिन 60 साल की आजादी के बाद राजनीति उठापटक के कारण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये राष्ट्र गुरु का काम करने के लिए, बनारस को तैयार करने के लिए जो बड़ा बीड़ा उठाया था, उसमें बहुत रुकावट आई है। मैं फिर से एक बार उस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। फिर से एक बार मेरा बनारस राष्ट्र गुरु की स्थिति को प्राप्त करे, ज्ञान का धाम बने, ज्ञान और विज्ञान की भूमि बने, दुनिया भर के लोगों को ज्ञान उपार्जन के लिए अगर कोई नाम सुनाई दे तो बनारस सुनाई दे रहे, काशी सुनाई दे। ये काम मैं करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में सूरत के शिल्प उद्योग की साड़ी की चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान में सूरत के हैंडलूम की भी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये पूरा व्यवसाय सूरत में बनारस के लोगों ने ला करके दिया हुआ। बनारस के मेरे बुनकर परिवार आज से कई वर्षों पहले सूरत में आए और उन्होंने यहां जो कला उनके पास थी, जो कौशल्य था, वो उन्होंने सूरत वालों को सिखाया था। और आज भी सूरत में एक बनारस मोहल्ला है, इलाका है, जिसका नाम बनारस है। भाइयों बहनों, मैं सोचता हूं अगर बनारस के बुनकर सूरत में आकर के इतनी बड़ी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, गुजरात इतनी बड़ी दुनिया खड़ी करने के लिए अवसर दे सकता है, तो भाइयों बहनों, बनारस और काशी के क्षेत्र में बुनकरों का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों? ये मेरा कालीन का काम, ये हैंडलूम का काम, ये साड़ी का काम, सारे दुनिया में बनारस का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? मुट्ठी पर लोग बनारस से आकर के सूरत का डंका बजा सकते हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो बनारस का भी डंका बजा सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? सिर्फ आने और जाने से नहीं होता है। कोई नरेंद्र मोदी लगता है,
जो सूरत में जान भर दे, अब वो आकर के बनारस में जान भर दे, बनारस की जिंदगी बदल सकता है। भाइयों बहनों, ये हमारे पूरे व्यवसाय की आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का माहौल है। हाथ से बुनी हुई चीजें दुनिया में बहुत बड़ी मूल्यवान चीजें बन गई है। उसका सही ब्रांडिंग होना चाहिए, सही मॉडर्न डिजाइनिंग होना चाहिए, सही दिशा में जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। अगर हम क्वालिटी पर बल देंगे, मेरे बनारस के बुनकर भाइयों बहनों, आप भरोसा कीजिए, 1 साल के भीतर मैं आपके व्यवसाय को आधुनिक बना दूंगा, दुनिया के बाजार में आपका डंका बजा दूंगा। और ये मैं जब कहता हूं, मेरे अनुभव से कहता हूं। मेरे गुजरात के लोग पतंग के बड़े शौकीन हैं, हम लोग पतंग बहुत उड़ाते हैं। और मेरे यहां जो गरीब मुसलमान परिवार है, वो ही पतंग के व्यवसाय में है। वो बेचारे अपनी झुग्गी झोपड़ी में पतंग बनाते हैं, पतंग बेचते हैं और वहीं बिक जाते हैं। 2001 में मैं मुख्यमंत्री बना, फिर मैंने एक प्रोफेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को काम दिया। मैंने कहा भाई, ये पतंग बनाने वाला जो व्यवसाय है, उसमें हम सुधार कैसे ला सकते हैं, मुझे स्टडी करके दीजिए। चेन्नई की एक संस्था को मैंने काम दिया, उन्होंने स्टडी किया। मैंने पतंग बनाने वालों का एक पूरे दिन का वर्कशॉप किया। पूरा दिन में वहां बैठा। पतंग बनाना जैसी छोटी चीज, इसके लिए मोदी पूरे दिन भर उन कारीगरों के साथ बैठ करके बारीकी से चर्चा की, चिंता की। रॉ मटेरियल कैसे बने, नई डिजाइनिंग कैसे हो, पतंग के पर एडवर्टाइजमेंट कैसे हो, पतंग के लिए जो बांस की लकड़ी लगती है, वो बांस की लकड़ी आसाम से लाते थे, महंगी पड़ती थी, वो गुजरात में कैसे मिले। 50 प्रकार की चीजें तैयार की। और उसका परिणाम क्या आया? जो झुग्गी झोपड़ी में मेरा गरीब मुसलमान पतंग बना करके पूरे साल में मुश्किल से 30-35 करोड़ रुपए का बिजनेस करता था, आज वो मेरा भाई मुसलमान, गरीब मुसलमान पतंग का 700 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। भाइयों बहनों, अगर एक पतंग के माध्यम से गरीब की जिंदगी बदली जा सकती है, तो यहाँ की कालीन, यहाँ की साड़ी, बनारस का बुनकर, बनारस की हस्तकला, ये तो सदियों से जानी मानी है। सिर्फ उसको उंगली पकड़ के चलाने वाला चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में टूरिज्म दुनिया का सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा कोई उद्योग है, तो उसका नाम है टूरिज्म, यात्रा, प्रवास। कहते हैं दुनिया में $3 ट्रिलियन का, अरबों खरबों से भी आगे ये व्यापार काम कर रहा है। खेती 3-4% से आगे बढ़ती है, उद्योग 8-9% से आगे बढ़ते हैं, टूरिज्म 40% से ग्रोथ हो रहा है। 40%। सारी दुनिया, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया को पागल करने की ताकत मेरी काशी में है, मेरे सारनाथ में है, मेरी गंगा में है। क्यों न पूरे दुनिया के टूरिस्ट क्यों न आए? अगर शेक्सपियर को देखने के लिए लोग यूरोप में जाते हैं, तो मेरे तुलसीदास को देखने के लिए दुनिया क्यों न आए? मेरे कबीर को देखने के लिए दुनिया क्यों न आए? रहीम को देखने के लिए क्यों न आए? रसखान को देखने के लिए क्यों न आए? भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाह की सहनाई आज भी, बिस्मिल्लाह खान की सहनाई उनकी कब्र से गूंज रही है, दुनिया को पुकारती है। ये ताकत मेरे हिंदुस्तान की है। आइए, ये दुनिया को निमंत्रण कौन देगा? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है। मैं काशी क्षेत्र को टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाना चाहता हूं, और उसके कारण दुनिया भर के लोगों को
दुनिया भर के लोगों को मैं और हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को जब तक भारत की आध्यात्मिक नगरी में न आए, जब तक काशी की धरती को न छुए, उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। ऐसा माहौल बनाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और भाइयों बहनों, टूरिज्म की इतनी ताकत होती है, टूरिज्म की इतनी ताकत होती है कि कम से कम लागत से ज्यादा मुनाफा वाला बिजनेस कोई है तो टूरिज्म है। बहुत कम खर्चे से गरीब व्यक्ति को भी रोजी रोटी मिलती है। अगर टूरिज्म बढ़ता है, फूल बेचने वाला भी कमाता है, प्रसाद बेचने वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, गोली चॉकलेट बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है, साड़ी बेचने वाला कमाता है, कालीन बेचने वाला कमाता है, पूजा पाठ कराने वाला कमाता है। अरे भाइयों, चाय वाला भी कमाता है। गरीब से गरीब ऑटो वाला कमाएगा, रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, सब कमाते हैं और अच्छी खासी कमाई होती है। और इसलिए सारे दुनिया में से टूरिस्टों को लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, हमारे गुजरात के अंदर रेगिस्तान है। अगर कभी रेगिस्तान में जाने का नाम देते थे ना, अफसर लोग भी कांपते थे, अफसर लोग भी जाना नाम नहीं देते थे। एक सफेद रेगिस्तान है वहां, सफेद। भाइयों बहनों, हमने 5 साल में अमिताभ बच्चन को बुला करके ऐसा मार्केटिंग किया। आज उस रेगिस्तान को देखने के लिए, बालू देखने के लिए लोग डॉलर खर्च करके आते हैं। करोड़ों रुपयों का माल बिकता है, हैंडीक्राफ्ट बिकता है। अगर बालू से पैसे कमाए जाते हैं तो भाइयों बहनों, ये तो मेरी पवित्र धरती है, हजारों साल की विरासत है। क्या कुछ नहीं है काशी के पास, दुनिया आखी को चुका सकते हैं भाई। ये दम मेरे में है, ये दम मेरे में है भाइयों। और मेरे में है इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे साथ खड़े हैं। भाइयों बहनों, मेरा किसान लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। आप मुझे बताइए, क्या आज जय जवान जय किसान कहीं सुनाई देता है? जिस देश में सेना के जवान पाकिस्तान आकर के उनके सर काट के ले जा रहा है और उन जवानों की विधवाएं सर वापिस लेने के लिए उपवास पर बैठे हैं और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराए। कहां गया लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान? कहां गया, कहां गया वो जय जवान? अरे करगिल के शहीद, उनकी विधवाओं के लिए मुंबई में मकान बन रहे थे। ये सारे नेताओं ने बांट लिया। किसी नेता ने अपनी सास को दे दिया, किसी नेता ने अपनी साली को दे दिया। करगिल की विधवाओं का लूट लिया भाइयों। क्या ये जय जवान है? क्या ये जय जवान है? भाइयों बहनों, उससे ज्यादा चौकन्नी बात मैं बताना चाहता हूं। देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान से लड़ाई हुई, बांग्लादेश से लड़ाई हुई, चीन से लड़ाई हुई, इतने सारे युद्ध हुए। भाइयों बहनों, आतंकवादियों से लड़े, माओवादियों से लड़े। इन सारी लड़ाइयों में जितने जवान शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों, चौंक जाएंगे आप लोग। जितने जवान बांग्लादेश के समय शहीद हुए, चीन की लड़ाई में शहीद हुए, पाकिस्तान की लड़ाइयों में शहीद हुए, माओवाद से मरे, आतंकवादियों से मरे, इन सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में मेरे किसान आत्महत्या करके मरे हैं।
2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। जिस धरती पर लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देकर के देश के किसानों को खड़ा कर दिया था, जवानों को खड़ा कर दिया था। भाइयों बहनों, आज मां बेटे की सरकार का तो एक ही नारा है, मर जवान मर किसान। ये किसान की जिंदगी कौन बदलेगा? आज भाइयों बहनों, समर्थन मूल्य के नाम पर सरकार खुद किसानों को लूट रही है। सरकार खुद किसानों को लूट रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अब बाबुओं की मर्जी पर समर्थन मूल्य तय नहीं होगा, बाबुओं की इच्छा पर समर्थन मूल्य तय नहीं होगा। अब समर्थन मूल्य तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक फॉर्मूला बनाई है, एक पद्धति तय की है। हमने कहा है कि अब किसान को अपनी खेती में जो लागत आती है, बीज का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, ये सारे खर्चों को जोड़ दिया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ा जाएगा और जो रकम बनेगी वो समर्थन मूल्य माना जाएगा, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी। मुझे बताइए, फिर किसान को मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी? भाइयों बहनों, नौजवानों को रोजगार, ये मां बेटे की सरकार ने 2009 में कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपको रोजगार मिला है? आपको रोजगार मिला है? आपके परिवार में किसी को मिला है? आपके गांव में मिला है? बिरादरी में मिला है? आप मुझे बताइए, इन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने वादा तोड़ा उनका नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? भाइयों बहनों, 21वीं सदी में अगर हमारे नौजवानों को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, 30 साल से छोटी उम्र के 70 करोड़ लोग इस देश में हैं। कोई भी सरकार हो, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए नौजवानों को रोजगार का अवसर देना चाहिए। भाइयों बहनों, आज काशी क्षेत्र में वैसे तो मुझे और सभाएं करनी थी, लेकिन जो लोग बड़े परेशान हैं मोदी से, उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा मैच फिक्सिंग किया कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी को काशी में सभा करने से रोक लिया। और कारण जो दिया है वो गले उतरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी की सिक्योरिटी के कारण हम मोदी को सभा करने की अनुमति नहीं देते। भैया, यहां से काशी कितने किलोमीटर दूर है? 12 किलोमीटर। अगर मोदी की सिक्योरिटी का खतरा यहां नहीं है तो 12 किलोमीटर दूर खतरा है। ये क्या लोगों को मूर्ख बना रहे हो भाई? भाइयों बहनों, मैं 7 महीने से भारत भर में भ्रमण कर रहा हूं। मैं माओवादियों के किले में जाकर के भाषण करके आया हूं। मैं आतंकवादियों के बीच जाकर के ललकार के आया हूं। मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर के आया हूं। बम धमाके की भूमि पर जाकर के आया हूं। और इसके बाद भी जिंदा हुआ आपके सामने। क्या अकेले बनारस में ही सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया है क्या? और क्या ये बाप बेटे की सरकार एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती क्या? एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती? ये दिल्ली में बैठी हुई मां बेटे की सरकार क्या एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं? और दूसरा, अरे मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, आप क्यों परेशान हो? अरे भारत मां के काम आएंगे तो उससे बड़ा जिंदगी का क्या सौभाग्य होता है? क्यों रोका जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, 10 दिन पहले भारत के गृह मंत्री